गांधी जी अपनी बात पे अड़े रहे। हाँ, गांधी जी अपनी बात पे अड़े रहे और उनकी बात का समर्थन सभी नेताओं ने किया। जहाँ तक मुझे याद है कि चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य आखिर तक तैयार नहीं हुए, उन्होंने इसमें साथ नहीं दिया, बाकी सभी नेता गांधी जी के साथ में थे। 14 जुलाई सन 1942 को मुझे तारीख याद है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक वर्धा में हुई। उसमें निश्चय कर लिया गया कि आंदोलन छेड़ना पड़ेगा और विदेशी शासन को चेतावनी देना पड़ेगा, अल्टीमेटम देना पड़ेगा कि तुम भारत छोड़ दो और हमारे ईश्वर के लिए भारत छोड़ दो और हमको ऐसे छोड़ दो, हम अपना बचाओ, क्योंकि जापान से हम अपने खुद ही बचाव कर लेंगे, पर हमको स्वतंत्र छोड़ दो, देश को छोड़ दो तुम। ये तय हो गया और ये भी तय हुआ 14 जुलाई की बैठक में 42 में कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक, निर्णायक बैठक बंबई में 8 अगस्त को होना है और उसमें अंग्रेजी शासन को अल्टीमेटम देना है और आंदोलन का ऐलान करना है, भारत छोड़ो प्रस्ताव। ये सब बिल्कुल तय हो गया। बंबई में हम बताऊंगा कि ग्वालियर टैंक के मैदान में, जिसको कि आजकल क्रांति मैदान बोलते हैं, बड़ा भारी मैदान था। उसमें सभा करने का तय हुआ। इसके पहले एक हंसा बहन मेहता थी, बंबई की, बड़ी भारी क्रांतिकारी थी और पारसी थी, काफी पैसे वाली थी। उन्होंने अपने एक रेडियो स्टेशन अपने घर में लगाया था और पूरे देश में उसकी आवाज़ जाती थी। उससे ही हम लोगों को उत्साहित करती थी। गुप्त रेडियो बोलते थे। वो रेडियो सुनना बड़ा भारी गुनाह था। छिप के उस रेडियो को सुनते थे कि ऐसा होना है, ये जो अब आंदोलन हो रहा है पिछले आंदोलनों की तरह नहीं होगा। इस आंदोलन में तो करो या मरो, या तो हमें करना तो काम तो करना ही है और सिर पे कफन बांध के निकलना है। ये बिल्कुल उसमें आदेश दिया जाता था कि आप लोग तो सिर्फ मरने के लिए घर से निकलो और हर तरह से ब्रिटिश शासन को मजबूर कर दो, उनके शासन न चलने दो। ये जो प्रस्ताव बन रहा था, उस प्रस्ताव की छोटी मोटी बातें हंसा बहन के रेडियो से हम लोगों में डाली जाती थी। दिल्ली की महान क्रांतिकारी महिला अरुणा आसफ अली, जो कि आखिर तक गिरफ्तार नहीं हुई, फरार रही आई, और हंसा बहन मेहता, इन दोनों क्रांतिकारी महिलाओं का योगदान भारत छोड़ो आंदोलन में सबसे प्रमुख रहा। सिलसिले में बोलता जाऊं, इसी सिलसिले में 7 अगस्त सन 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक हुई बंबई में। उसमें प्रस्ताव बना और हम लोग वॉलंटियर, चूँकि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में हम लोग शामिल नहीं हो सकते थे क्योंकि नेता लोग नहीं थे, उसके तो सदस्य लोग थे। पर मुझे एक सदस्य का सहयोग मिल गया
और मुझे बम्बई जाने का मौका मिला अगस्त उस सभा देखने का। और चूँकि वर्धा में जो कांग्रेस कमेटी की बैठकों में मैं कुशल स्वयंसेवक, कुशल वॉलंटियर के रूप में प्रसिद्ध हो चुका था, तो मुझे चुन लिया गया और वहाँ भेज दिया गया कि सर तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बम्बई में, उसमें इनकी बैठक होती थी। और वो तेजपाल महाविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय ग्वालियर टैंक के मैदान में ही था, वह आसपास ही था। 8 अगस्त हम लोग बम्बई पहुंच गए। वॉलंटियर लोगों की काम शुरू हो गया। कांग्रेस कमेटी की बैठक के पहले ही हम लोगों का काम शुरू हो गया। हंसा बहन के रेडियो से तो बात हो ही रही थी। हम लोगों की एक गुप्त बैठक में हंसा बहन, मुझे बिल्कुल याद है, और अरुणा आसफ अली, ये दोनों थीं। और उन्होंने सिर्फ वॉलंटियरों से, हम लोगों से ये कहा कि ये समझ लो कि जैसे ही 8 अगस्त की 12 बजे रात को प्रस्ताव पास होगा, एक भी नेता बाहर नहीं रहेगा। और इस समय अंग्रेज सरकार ने भी निश्चय कर लिया है कि हमको भी अपना अस्तित्व बनाना है, रखना है। और कांग्रेस ने भी तय कर लिया है कि हमको भी अपनी आज़ादी लेना है। तो ये आखिरी लड़ाई है, ये आर पार की लड़ाई। और तुम लोग एक साथ मत रहना, छुटपुट रह जाना, क्योंकि सवेरे 9 बजे झंडा बंधन का कार्यक्रम है उसी ग्वालियर टैंक मैदान में। तो नेता लोग सब गिरफ्तार हो जाएंगे, तुम लोग छुटपुट रह जाना यहाँ। और कोई भी वॉलंटियर 2-4 के एक साथ में झंडा बंधन को नहीं आएगा, छिपे रहना आपने। और जैसे ही 9 बजने को 5-10 मिनट रहे तो यहाँ वहाँ से आकर तुम अपने इकट्ठे हो जाना और झंडा बंधन हो जाना। हमारा कार्यक्रम ये है बस। इसके बाद में जो कुछ हो, जिंदा रहे मुर्दा, पर झंडा बंधन होना। तो उनको तो पहले से मालूम था कि ऐसा होना है। ब्रिटिश सरकार की तरफ से भी ये प्रचार किया जा रहा था। ये कांग्रेस भारतवर्ष को उसमें क्या अराजकता के कुएं में ढकेल रही है और ये शासन को बंद कर रहे हैं, ये हिंसा का अपना रहे हैं, ये वो प्रचार कर रहे थे वो। और गांधी जी ने क्लियर बोल दिया था पहले ही गुप्त मीटिंग में हम लोगों से कि देखो प्रस्ताव पास होगा 12 बजे रात को, इसके बाद में शासन का जोर जुल्म चालू होगा। हम लोग अगर नहीं रहें, हमको गिरफ्तार तो कर लिया जाएगा। तो तुमको जो दिखे सो करना, शासन के काम में रोड़े अटकाना, परंतु अहिंसक रहना, हिंसा नहीं करना, ये उन्होंने कह दिया था ताकि हमारा आंदोलन बदनाम ना हो, ये बता दिया था। 12 बजे रात को जवाहरलाल नेहरू ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव रखा अंग्रेज, और वो प्रस्ताव सब आपको मिल जाए कहीं भी, किसी का। अब मैं पूरा तो नहीं बोल पाऊंगा उसको भी। और जैसे ही जवाहरलाल नेहरू का प्रस्ताव पास हुआ और उन्होंने प्रस्ताव रखा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसका समर्थन किया। और समर्थन करने के बाद महात्मा गांधी का उद्बोधन हुआ। उन्होंने जिसको गाइडलाइन बोलते हैं, क्या करना है, किस तरह से करना है, ये उन्होंने सब समझाया। और ये भी समझाया कि बड़ी हिंसा को रोकने के लिए छोटी हिंसा भी जायज है। इस आंदोलन में हमको हर तरह से ब्रिटिश शासन को भारत छोड़ने को मजबूर करने का प्रयास करना।
और उन्होंने कुछ और बताए थे कि सत्याग्रही जिंदा रहने के लिए नहीं, मरने के लिए निकलते हैं, और जिस देश में नौजवान मरने के लिए निकलते हैं, मरते हैं, उस देश को कभी पीछे नहीं, कभी नीचे नहीं देखना पड़ता। और उन्होंने एक मंत्र दिया, मैं एक मंत्र देता हूं तुमको कि इस आंदोलन में तुमको करना है या मरना है। इस आंदोलन का नाम ही करो या मरो, भारत छोड़ो और करो या मरो, डू और डाई। ये उन्होंने बहुत बताया, वो याद नहीं रहता, पर गांधी जी का यही था कि तुमको आगे बढ़ना है और ब्रिटिश शासन को भारत छोड़ने को मजबूर करना है। और हो सकता है, ये भी कहा उन्होंने कि हम यहाँ बैठे अभी हैं, हम सुबह होने का सूरज न देख पाएंगे, हमको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तुम्हारा मार्गदर्शन करने कोई नहीं रहेगा। इसलिए हर एक आदमी अपने को स्वतंत्र समझा इसी दिन से, और अपने मन से, अपनी इच्छा से, अपनी प्रेरणा से जो भी काम करे वो देश के लिए करे। ये गांधी जी ने कह दिया था। एक बात कर भूल गया मैं कहने का, गांधी जी ने 14 जुलाई को ये कहा था, मुझे तो भारत की आज़ादी चाहिए, अभी चाहिए, इस वक्त चाहिए, और अगर संभव हो तो सूर्य निकलने के पहले चाहिए। ये वाक्य गांधी जी के मुंह से निकले थे। सुबह हम लोग जैसी, हाँ, ये सरदार पटेल का समर्थन हुआ, गांधी जी का उद्बोधन हुआ, और इसके बाद में अबुल कलाम आजाद का भाषण हो रहा था, और बड़े जोर से इंद्रदेव प्रसन्न हो गए। प्रस्ताव जो पास हुआ तो शायद उनको भी खुशी हुई होगी, उन्होंने बरसात शुरू कर दी, और इतनी भयंकर बरसात हुई कि सब हमारा जो टेंट और तंबू वंबू जो था मैदान का, सब पानी बह रहा था नीचे, परंतु कोई हला नहीं। पानी गिरते में भीगते रहे, और मौलाना अबुल कलाम आजाद का भाषण होता रहा। उनके भाषण के बाद किसी का भाषण नहीं हुआ, जहाँ तक मेरा ख्याल है, मुझे याद है, और सब अपने अपने आराम की जगह चले गए। सवेरे को फटने के पहले धीरे धीरे पता चला कि तो सब गिरफ्तार हो गए, कोई एक नेता नहीं बचा, और कहाँ ले गए ये भी नहीं मालूम, सबको अलग अलग ले गए। इसके पहले ये अफवाह उड़ी थी कि उनके लिए भी अब जीने मरने का सवाल है ब्रिटिश शासन को, इसलिए सबको समुद्र में डुबाना है। हम लोग सब डूबने को तैयार थे। अब नेता गिरफ्तार हो गए, अब हम लोग क्या करें? बिना मालिक की फौज। हंसा बहन के रेडियो से जो खबरें आई थी, कानों कान, किस तरह से अब मुझे नहीं कह सकते, पर हमको जितने वॉलंटियर थे सबको बता दिया सवेरे झंडा बंधन होगा, हर हालत में होगा, और इसके बाद में जो कुछ हो देखा जाएगा। ग्वालियर टैंक के मैदान में जैसे ही सूर्य निकला, घुड़सवार पुलिस, सशस्त्र पुलिस, फौज व ये सब पूरे मैदान में वही दिख रहे थे। हम लोग कोई वॉलंटियर, कोई वो नहीं थे। 8:45 बजे करीब हंसा बहन और अरुणा असफली जो झंडा था उसके स्तंभ के पास में आके खड़ी हुई, और आदेशानुसार हम लोग भी गलियों से निकलकर, दुकानों से निकलकर या वहाँ से निकलकर और आ गए। करीब 50 आदमी, 50-60 आदमी थे हम लोग। आपको आश्चर्य होगा कि जैसे ही झंडा बंधन शुरू हुआ, एक भी ना तो गोली चली ना एक लाठी चली, और जैसे ही ऊपर से वहाँ से अरुणा असफली की आवाज़ आई
कि सावधान, कोई आवाज़ किसी पुलिस की, किसी मिलिट्री वाले की नहीं आई, न किसी ने उसको डिस्टर्ब किया झंडा बंधन को। और झंडा गीत हमारा चलता रहा पूरा झंडा भी। और जब तब हुए प्रण पूर्ण हमारा। और जैसी तिरंगा झंडे की जय, महात्मा गांधी की जय। और झंडा जैसी फहराया वह इसके बाद लाठियां पड़ना शुरू हो गई। अब मुझे याद नहीं, कुछ गोलियों की आवाज़ भी आई, घोड़े दौड़ रहे थे। अब मेरी उम्र 18 साल की, 18-20 साल की, 18 साल की थी उस समय, 18 साल। एक पाजामा मेला सा, क्योंकि 2-3-4 दिन हो गए, किसी ने हमको पहना, पाजामा भी मेला हो गया था, कहीं से फटफटा भी गया था। और एक हाफ शर्ट। अंग्रेज के भाषणों के दौरान मुझे हमारे एक नेताजी ने कुछ प्रस्ताव की कापियां दे दी थी, पैम्फलेट, कि इनको रखो, जहां जाओ तो चिपका देना, रेलों में, धर्मशालाओं में, आदमियों बस इनको चिपकाते जाना। और गिरफ्तार हो जाओ तो हो जाओ, पर ये किसी के हाथ में न पड़ पाए। तो उनको मैंने पजामे में खोस लिया था, शर्ट के नीचे। करीब 50-60 पैम्फलेट थे। अब वो घोड़े दौड़ रहे हैं, अब गोलियों की आवाज़ चल रही थी। अब मैं दिग्भ्रमित हो गया, मेरे सब साथी छूट गए, अकेला। तो ये कोई फौजी था, पुलिस वाले था, उसने देखा मेरे हाथ पकड़ के गाली दी, और अभी कहाँ मरने को जाता है वहाँ, और एक तरफ कर दिया। तो घोड़े की टापों से और गोली से हम बच गए। उसने जो हमको फेंक दिया धक्का मारकर, एक तरफ हो गए हम। एक छर्रा जरूर लगा, पर छर्रा छील तो वो निकल गया था, अंदर नहीं जा पाया। फिर उसको खून थोड़ा आ गया था। सवेरा हुआ, ये तो सब गड़बड़ हो गया। वो कुछ आदमी मर गए, मरे पड़े थे उसमें मैदान में, कुछ घायल पड़े थे। घायलों को कुछ आदमी उठा के ले जा रहे थे, अस्पताल में ले जा रहे होंगे। जो मरे हुए थे उनको तो मैंने खुद देखा कि 10-12 आदमी मरे पड़े थे। अब मैं क्या कर सकता था उनको अकेला। और वो पुलिस वाले घिर रहे थे, सब वही लोग कुछ इंतजाम कर रहे थे। अब हमको ये, अगर आप चलें, अपने काम तो खत्म हो गया। तो वही पाजामा और शर्ट पहने, पास में पैसा एक नहीं, क्योंकि हम जो हमको ले गए थे वो खुद ही फरार हो गए, कहीं कहाँ गए जी, खोजते रहे। वो इतनी बड़ी बम्बई हमने कभी देखा ही नहीं था। ये मालूम था कि यहाँ पर बड़ी स्टेशन है, बीटी स्टेशन। अब शाम को दिन भर सिर्फ पानी यहाँ वहाँ मिलता था, पैसे नहीं थे खाने पीने, कुछ नहीं, चाय तो पीते ही नहीं थे। स्टेशन पर हमने कहा चले यार, गाड़ी में बैठ के देखा जाए, कोई गाड़ी तो मिलेगी कहीं की भी। तो विक्टोरिया टर्मिनस के बाहर कोई होटलें थी, दूर था वो स्टेशन। तो कि मैं एक दुकान में कुछ नाश्ता वास्ता आदमी कर रहे थे, बन रहा था, कुछ समोसे वगैरह बन रहे थे बाहर, पूड़ी वगैरह निकल रही थी, क्योंकि जमघर बोर्ड था, थे आदमी बना रहे थे बाहर। तो मैं खड़ा हो गया वहाँ। अब मैं भीख मांगने की तो थी नहीं, कभी मांगी नहीं थी भीख। कोई खिला देता था तो खा लेते थे, पैसा था ही नहीं। तो खड़ा रहा। मैं वो जो सेठ बैठा था, दुकान का मालिक, वो भी शायद मेरे ख्याल से कोई राष्ट्रीय विचारों वाला था या कहीं उसने देखा। तो उसने देखा मुझको, क्या उसकी प्रेरणा हुई, बुलाया मुझको, कहाँ से आए, क्या देख रहे हो। मेरे मुंह से निकला कि खड़ा था जहाँ, भूख लगी थी, तो मैंने कहा शायद कोई मिल जाए, मुझे दे दे कुछ तो ले लूँगा। कहा तो मांगा क्यों नहीं, हमकी आदत नहीं है, कभी मांगा नहीं। तो कहाँ से आए हो तुम। मैंने बताया कि नरसिंहपुर से।
देखा तो क्या इसमें कांग्रेस आंदोलन आए थे? हमने कहा हाँ। कहते अंदर आओ, और उसने खाना खिला दिया तो शांति हुई। फिर हमसे कहा कि अब तुम ऐसा करो, चले जाओ यहाँ से। स्टेशन पे कुछ पैसे उसने दे दिए थोड़े से, किराया बहुत सस्ता रहता है, आज के जमाने में हिसाब से बहुत सस्ता रहता था। तो ये तुम पहुंच जाओगे वहाँ जबलपुर तक। तो हमने ठीक है, वो किराया तो रख लिया, पर अगर पुलिस से बचना जरूर, क्योंकि तुम्हारे जो कपड़े हैं ये वॉलंटियर के कपड़े दिख रहे हैं और पुलिस वाले चार जहाँ पकड़ लेंगे तुमको। तो हम कहा ठीक है। अब हम गए आगे बढ़े तो कुछ मैंने देखा पुलिस वालों को, तो ये कचरा बीनते हैं ना, जो कचरा पड़ रहा था होटलों के आसपास बैठे, और उसके पास खड़ा हो गया, उसी में कचरा बीनने लगा। मैं भी थी, अब पजामा मेला था, हाफ शर्ट भी मेली थी, तो किसी ने ये होगा, कोई होगा पन्नी कचरा बेचने वाला, बीनने वाला, तो कचरा बीनता रहा, उसमें से मुझको एक कपड़ा मिल गया, पजामा से फटा सा था पुराना। मैंने क्या अपने काम का है ये, उसको रख लिया, पजामे के ऊपर उसको भी पहन लिया मैंने, वो जो कचरे के ढेर में पड़ा था, और अपनी शर्ट को भी यहाँ वहाँ से और धूल में लपेट लिया। स्टेशन पे आ गए, और हमको ये नहीं मालूम था कि टिकट कहाँ से मिलता है, कहीं टिकट ली नहीं थी हमने कहीं। एक गाड़ी सामने देखी, उसमें बैठ गए हम, कहीं ये बम्बई, एक तरफ तो समुद्र है, एक तरफ देश है, कहीं नहीं ले जाएगी गाड़ी, यहाँ से निकल जाएंगे हम। वो गाड़ी बैठे तो शायद नासिब से आके किसी टीटी ने या पुलिस वाले ने मुझे धक्का मार के उतार दिया, उतर गए। दूसरी गाड़ी में फिर चढ़े, भुसावल में पकड़ के इसने 2 धक्के मार के उतार दिया। फिर एक गाड़ी आई, उस गाड़ी में फिर हम चढ़े। गल्लाल बागी नागपुर के थे, महान क्रांतिकारी थे, वो बंबई से फरार हुए थे, और हमारी किस्मत से उसी गाड़ी में आ रहे थे जिसमें हम बैठे थे। पहचानते थे हमको, वही बंबई में भी देखा था, पहले भी देखा था। तो वो मैं भुसावल के प्लेटफॉर्म पे घूम रहा था घर, तो अरे अरे रवि 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 यहाँ आया, बुलाया, बैठ जाए। बैठ गए उनके डिब्बे में। अब मैं मुझे याद है, वो गाड़ी नागपुर जा रही थी, और वो जिस डिब्बे में बैठे थे फरार थे, वो पुलिस से बचने के लिए। तो मिलिट्री वालों, जिसमें मिलिट्री ज्यादा थी, उस डिब्बे में बैठ गए थे वो, उसी में हमको बुला लिया। अब वो भुसावल से गाड़ी चली, आगे कुछ उस डिब्बे में कुछ आदमी पब्लिक भी बैठने की कोशिश कर रही थी, और 1-2 औरतें भी आ गई उसमें बैठने। तो फौज वाले उन औरतों को छेड़खानी करने लगे, और बागड़ी का कुछ गुस्सा सी आई जब लड़कियों को छेड़ रहे थे वो। तो धीरे से वो अपने शासी से, एक काश्मीरी जी थे, मर गए, वो दोनों मर गए हैं। कि सालों को बता दूं, अभी पिस्तौल निकाल के, पिस्तौल वगैरह थी इनके पास, बल्कि उसके जेब में ट्रिगर पर हाथ ही पहुंच गया इनका। तो कश्मीरी ने कहा कि मरोगे अभी, अपन को काम करना है, चल के धीरे से बोला, चलने दो इनको। तो जिस तरह से नागपुर आए, नागपुर में तो बागड़ी सेना ने तहलका मचा दिया था, अंग्रेजी शासन का नाम ही नहीं था वहाँ। पूरी जगह लाल सेना, हिंदुस्तानी लाल सेना बना ली थी इन्होंने। लाल सेना जगह सब दिख रही थी, सब थानों पे और स्टेशन पे, और इन पर कब्जा था उनका। कोई भी शासन, अंग्रेजी शासन नहीं दिख रहा था। हमने कह दिया तो स्वतंत्र हो गया अपना, कहा यहाँ स्वतंत्र हो गया, आज स्वतंत्र है, कल पता नहीं क्या होगा। और हमसे बागड़ी ने कहा कि तुम ऐसा करो, यहाँ रहोगे तो तुम्हें मालूम नहीं है कहाँ जाना है, क्या नया शहर तुम्हारे लिए, कि गोली का शिकार हो जाओगे, मर जाओगे, तो तुम तो चल दो यहाँ से।
अपने उस तरफ स्थान जाओ तो वहाँ तो काम करो, जिसमें कुछ काम करके जाओ, जेल ही जाओगे, यहाँ तो तुम मर जाओगे। तो उन्होंने एक गाड़ी में बैठा दिया हमको। गाड़ी में अब आए हम, गाडरवारा पुत्र हम यहाँ कुछ अपने आदमियों को इकट्ठा किया, साथी थे कुछ पहचान के थे, और ऐलान करवा दिया 14 अगस्त को, 13 अगस्त को रात को ऐलान करवा दिया धीरे धीरे सब दुकानों में पहुंचकर। कल सवेरे कचहरी पर, तहसील कचहरी पर झंडा फहराया जाएगा। कौन फहराएगा? हम लोग फहराएंगे। सब जगह हमने खबर भेज दी। हालांकि इस राष्ट्रीय भावना सब में थी। हम 10-5 आदमियों को जुलूस देकर झंडा लेकर चले तो आदमी आगे, वही है कि मैं अकेला ही चला था 92 मंजिल। आदमी आते गए, वो कार वहाँ बढ़ता गया, तो धीरे धीरे करीब 2000 आदमी हो गए हमारे अस्पताल तक जाकर, स्कूल के पास जाकर। और आगे हम 8 आदमी थे, चल रहे थे। सामने पुलिस वालों की दीवार खड़ी थी आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि तहसील पे जाना था झंडा फहराने को। रोक दिया उनने। मैंने सोचा यार काम अधूरा रहेगा ये, तो झंडा तो हमने दूसरे को पकड़ाया और धीरे से भीड़ के नीचे से निकल के हम निकल गए, पीछे निकल गए, सामने नहीं रहे फिर। और निकल के हम गलियों में झंडा का जेब में रखा, एक डंडा दूसरे पकड़ा दिया था। गलियों से निकल के और नाले के बीच में होकर हम तहसील कचहरी पहुंच गए अकेले। यहाँ पुलिस वाले तो जुलूस को रोक रहे हैं, आगे नहीं बढ़ने दे रहे। इनमें जुमा झटकी हो रही है। और रविशंकर शर्मा ने बस झाड़ के ऊपर चढ़ के झाड़ पर झंडा फहरा दिया। तहसील कचहरी पे चबूतरा था जिसमें पीपल का झाड़ था, तो ऊपर चढ़ गए और जहाँ तक बनता चढ़ गए और झंडा फहरा दिया। अरे हल्ला मच गया, अगर झंडा फहरा, यहाँ तो तिरंगा झंडा आ गया। तहसील वाले आ गए तो मुझे वहीं पकड़ लिया उतरते ही से, जैसे उतरे। और इसमें फिर ये अपने प्रेमनाथ थे ना, ये एक्टर, उसके पिताजी करतार नाथ, वो बाद में राय साहब हो गए थे। वो वहाँ के डीएसपी थे नरसिंहपुर के, वो सबको रोक रहे थे। और जैसे उनको पता चला कि झंडा तो फहरा दिया किसी लड़के ने, तो उन्होंने तो अपने भेजा, वो चले आए जुलूस। तो वो 7-8 लड़कों को पकड़ लिया उनने और बाकी सबको डिस्टर्ब कर दिया डंडे मार मार कर। और जैसे ही थाने ले आए, और थाने में रविशंकर तो पहले ही तैयार था, अच्छे उन्होंने डंडे से पिटाई की हमारी, और सबको हवालात में बंद कर दिया। 4 दिन तक हवालात में रह जाए। हार्डवर्क पास में एक चीचली नाम का गांव है, राजा की स्टेट थी वो। वहाँ हम लोगों के जुलूस का और ये सुनकर कुछ जोश आ गया होगा, उनने वहाँ जुलूस निकाल लिया, तो वहाँ गोली चल गई चीचली में। मनसाराम शहीद हो गया, गोली से मर गया। और एक गौराबाई थी, वो तो औरत जा रही थी, वो भी गोली लग गई, वो भी मर गई। ये शहीदों के नाम है वहाँ के नरसिंहपुर के चीचली के। तो 4 दिन बाद हमको होशंगाबाद जेल भेज दिया। होशंगाबाद जेल में भी रह जाए, 18 तारीख को भेजा था, 18 अगस्त को। वो भीड़ बढ़ने लगी, जगह नहीं थी होशंगाबाद जेल में, छोटा जेल था। तो हम लोगों को 30-40 आदमियों को जबलपुर भेज रहे थे, 2 डिब्बों में भरकर पुलिस वाले ने जबलपुर भेज दिया। जबलपुर में जेल के अंदर गए, उस समय हमको दफा 129 DIR लगाई थी। उसमें 2 महीने तक बिना सजा सुनाए, बिना केस चलाए और नज़रबंद कर सकती हैं, जेल के अंदर कर देती हैं। 129 129
जेल के अंदर रहे आए और वैसे ही अगस्त सितंबर में कुछ हमने वहाँ उपद्रव किया, कुछ जुर्म किया, जेल से भागने का प्रयास किया। तो जो भाग रहे थे उनको दफा 26 DI लगा दी गई। 26 कोष्टक में 1 और DIR, उसमें अनिश्चित काल के लिए बंद कर देते हैं। फिर नो वकील, नो दलील, नो अपील। तो वो हम लोगों को लगा दी और बहुत से नेताओं को लगा दी थी। कुछ आदमी को छोड़ दिया 2 महीने के अंदर, हम लोग रहे आए। अब वो अलग है कि हमने जेल से भागने का प्रयत्न किया और भागने का प्रयत्न किया तो उसमें पकड़े गए, असफल रहे। वो जेल के अंदर सेल होता है सजा के रूप में, जिसमें कि फांसी की सजा वैसे आदमी को रखा जाता है। तो चूंकि हम लोग खतरनाक मान लिया गया कि जेल से भागने वाले थे 4-5 लड़के, उनको उन्हीं सेलों में रखा गया। और रखने के पहले रोज हमें मार पड़ती थी और मार इतनी पड़ती थी कि बेहोश हो जाते थे। जब होश आता था तो वो सेल के अंदर और चबूतरे के अंदर पड़े अपने कंबल के अंदर होश आता था। खाने को वो दरवाजे के चीकचों में से तसला सरका देते थे, जिसमें 2 कच्ची रोटियां, थोड़ी सी दाल या पत्ते की भाजी वो खाते थे। उसी सेल के एक कोने में एक नांद भरी रहती थी, एक टब रखा था। उसी टब में अपने शौच क्रिया करो, लेटरिन बेटरिन जाओ, और वो नांद का जो पानी है वो पानी उस पर, और पीने के लिए वही पानी। और रात को हर 2 घंटे में जब संतरियों की ड्यूटी बदलती थी, वो आके हाथ देखते कि जिंदा है क्या, मर तो नहीं गया। आवाज लगाते थे कि जिंदा है, अभी सांस चल रही है, जिसमें कि अब मालूम सबको पड़ जाए वहाँ उनके ऑफिसरों को। तो रात भर तो ऐसे ही चलता था, सो नहीं पाते थे। और जब पिटाई पड़ती थी उसकी हड्डी टूटती थी। 8 दिन तक पिटाई पड़ी हमको। इसके बाद में